हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का परमाणु संरचना का लास्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन चर्चा की थी अपन ने क्वांटम संख्याओं की, ठीक है, क्वांटम संख्याएं। लास्ट क्लास में क्वांटम संख्याएं अपन देख रहे थे। कितनी क्वांटम संख्याएं होती है भाई? 4 क्वांटम संख्याएं होती है, एन, एल, एम और एस। ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है जो आपको क्या बताती है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। तो क्वांटम संख्याएं अपन को किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताती है कि अगर मैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाऊं तो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो आप यूँ बोल सकते हो कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की जरूरत है? उनको 4 क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। और ये चारों क्वांटम संख्याएं क्रमशः है कोश, कोश के बाद में क्या आता है भाई? उपकोश, उपकोश के बाद में, उपकोश में क्या होता है? कक्षक, और कक्षक के बाद में जो है वो इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं जो है वो क्रमशः कोश, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। लास्ट क्वांटम संख्या को एक बार वापस से अपन देखेंगे। एस जो होता है इसको बोलते हैं भाई चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या। ऊपर वाली तीनों क्वांटम संख्याओं का मान जो है, ये वाली जो तीनों क्वांटम संख्या है, तो ऊपर वाली तीनों क्वांटम संख्याएं जो है वो आती है भाई श्रोडिंगर तरंग समीकरण के सॉल्यूशन से। अगर श्रोडिंगर तरंग समीकरण को अपन सॉल्व करते हैं तो ये तीनों वाली यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये तीनों क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होती, ये बाद में दी गई थी, गोल्ड स्मिथ ने ये बेसिकली दी थी, ठीक है ना। तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? ये आपको बताएगी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो दो तरीके से चक्कर लगा सकता है। एक तो नाभिक के चारों ओर तो गति हो ही रही है, इसके अलावा खुद की एक्सिस पर भी क्या होती है? गति होती है। तो खुद की एक्सिस पर ये जो है वो या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर खुद की एक्सिस पर जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्योंकि अपने पास खुद की एक्सिस पर रोटेशन के 2 मान संभव है, इसलिए चक्रण क्वांटम संख्या के जो है वो क्वांटम फिजिक्स में कितनी वैल्यूज होती है? केवल 2 ही वैल्यूज होती है, या तो +½ होगी या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? -½ होगी। +½ यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रदर्शित कर सकता है। +½ का मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है और +½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर +½ का मतलब क्लॉकवाइज ले रहे हो तो -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर +½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इसका मतलब जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्पिन क्वांटम नंबर के चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान है? केवल 2 ही मान है, या तो +½ या -½ ठीक है। फिर यहाँ n का संभव मान, n के संभव मान के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 1 से लेके अनंत तक कोई भी पूर्णांक n का मान हो सकता है। n का मान आपको कोश के बारे में बताएगा कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में चक्कर लगा रहा है। फिर L का मान अपन ने देखा था कहाँ से कहाँ तक होता है। L का मान जो है वो 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी L का मान जो है वो n से ज्यादा नहीं आएगा, L का मान n के बराबर नहीं आएगा। हमेशा n का मान जो है वो L से क्या आएगा? बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना। m के संभव मान के लिए मैंने आपको बताया था -L से लेके +L तक की जितनी भी वैल्यूज है 0 को शामिल करते हुए वो सारे के सारे जो है वो m के संभव मान हो सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जितनी अपने पास टोटल m की वैल्यूज होगी, m के कुल मान जितने होंगे ना, उतने ही उस उपकोश में कक्षकों की संख्या भी होगी, ठीक है ना। यानी m के कुल मान जो है वो उपकोश में कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप देखना जरा यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ n+L रूल अपन ने एक पढ़ा था। n+L रूल किसके बारे में बताता है भाई? कक्षक की ऊर्जा के बारे में बताता है, कक्षक की ऊर्जा। इसको अभी अपन काम में लेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो ये कक्षक की ऊर्जा के बारे में बताता है। n+L का मान जितना ज्यादा होता है वहां पर ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। तो n+L कक्षक की ऊर्जा, क्लियर है बात। फिर अगर यहाँ n+L का मान 2 कक्षकों के लिए समान आ जाए तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं? जिसके लिए n का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहाँ एक चीज अपन ने देखी थी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी प्रजातियां जो होती है जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उन सब के लिए
n प्लस l पर निर्भर नहीं करता है, उन सबके लिए केवल ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करेगा, n पर निर्भर करेगा। n का मान ज्यादा होगा तो वहां पर एनर्जी यानी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहां तक की बात अपन ने कर ली थी। अब देखना जरा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन आपको देगा निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसा दे सकता है कि निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही है, ठीक है ना। यहाँ पर है n, l, m और ये s, 4 क्वांटम संख्याएं देगा, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट संभव है, कौन सा संभव नहीं है ना। जैसे आपको n बराबर 4 दे दिया, l बराबर 3 दे दिया, ये -2 दे दिया, ये -½ दे दिया। अब आपको चेक करना है कि किसी कक्षक के लिए, ठीक है, या किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ये क्वांटम संख्याएं संभव है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखना अपन को चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो संभव है और कौन सा सेट संभव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, आप सबसे पहले n और l को चेक करो, ठीक है। n और l की कंडीशन क्या बताई थी वो दिमाग में रखो कि n का मान कभी भी l के बराबर नहीं आएगा। जहां पर n और l बराबर दे रखे हैं वो सेट संभव नहीं है, और l का मान कभी भी n से ज्यादा नहीं आएगा। जहां पर l इज ग्रेटर देन n है तो वो वाला भी सेट संभव नहीं है, हमेशा n का मान l से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर कोशिश करें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले किसको चेक करो, n और l को चेक करो। अगर n और l की सारी कंडीशन सही है तो फिर आपको चेक करना है l और m को। s तो या तो +½ हो सकता है या -½ हो सकता है, तो s को ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। s का मान या तो +½ होगा या माइनस, कई बार क्या करेगा s का मान जो है वो 0 लिख के देगा, तो वो भी संभव नहीं होगा। s की जगह +½ या -½ के अलावा कुछ भी लिख के दे, वो क्वांटम संख्याओं का सेट संभव नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि s की जगह जो है वो +½ या -½ के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो s तो इन सब में क्या है, सेम है, तो s को चेक करने की ज्यादातर क्वेश्चंस में अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो n और l से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या l और m से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। n का मान 4 है, l का मान 3 है, क्या ये संभव है? क्या बिल्कुल संभव है कि n इज ग्रेटर देन l है, बिल्कुल संभव हो सकता है। यहाँ देखो n का मान 4 है, l का मान 5 दे दिया ना भाई, ये संभव नहीं है, कभी भी l का मान n से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये वाला सेट जो है वो संभव नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, n और l में गड़बड़ आ गई, आगे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ तीसरा चेक करते हैं, n का मान 3, l का मान 2, संभव है क्या? बिल्कुल संभव है भाई, ये संभव है ना, क्योंकि 3 जो है वो ज्यादा है ना l से, तो n का मान l से ज्यादा होना चाहिए। 2 और 1 ये भी संभव है, 2 जो है वो l का मान कम है, n का मान ज्यादा है, ये भी संभव है। तो कौन सा संभव नहीं है? यहाँ पर सेकंड वाला जो है वो संभव नहीं है। क्लियर है बात? ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं। आप एग्जाम एक्सरसाइज उठा के देख लो, एग्जाम एक्सरसाइज में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। अभी अपन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी रिलेट करके इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है ना। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, देखो जरा यहाँ चेक करते हैं कि भाई इनमें से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है। तो पहले तो n और l चेक कर लेते हैं। n और l अगर सबके लिए सही आ रहा है तो चेक करेंगे l और m, ठीक है ना। तो यहाँ पर n का मान 5, l का मान 4, बिल्कुल भाई पॉसिबल है। n का मान 3, l का मान 2, संभव है। n का मान 4, l का मान 1,
L का मान हमेशा n से कम ही आना चाहिए, बिल्कुल कम ही है, संभव है। ये 4 और 2 ये भी संभव है। इसका मतलब n और l तो सब में क्या है, सेम ही है। तो n और l समान आ गया। तो अब चेक करेंगे l और m को। अच्छा, s को चेक करने की जरूरत नहीं है, s तो या तो -½ हो जाएगा या फिर +½ हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं, देखना जरा, ये 4 दे रखा है, ये -3 दे रखा है। अब संभव है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा भाई m के संभव मान, ठीक है ना, या m का संभव मान। तो क्या बताया था भाई, m का संभव मान, बोलो, m का संभव मान -l से +l, ठीक है ना, 0 को शामिल करते हुए ये होता है। तो अगर l का मान 4 दे रखा है तो m का मान क्या क्या हो सकता है, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। भाई इनमें से कुछ भी आ सकता है m का मान, ठीक है। तो अब आपको इनमें से m का मान दे रखा क्या, -3, तो बिल्कुल ये चीज संभव है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, ये 2 दे रखा है, ये 0 दे रखा है। अगर ये 2 है, l 2 है, तो m क्या क्या हो सकता है, -2, -1, 0, +1, +2। ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो किसकी हो सकती है, m की हो सकती है। इनमें से 0 दे रखा है, भाई ये भी संभव है। ये 1 दे रखा है, तो m का मान क्या क्या हो सकता है, -1, 0, +1, ये 3 मान हो सकते हैं। इसने -2 दिया है ना, भाई ये संभव नहीं है, -2 हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। कैसे कि ये अगर 1 दिया है तो ये या तो -1 होगा, या 0 होगा, या +1 होगा। ये 2 दिया है, ये -2 दिया है, संभव है बिल्कुल। अगर ये 2 है तो m के संभव मान -2, -1, 0, +1, +2 हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है, इसने -2 दिया है, ये भी संभव है। तो कौन सा संभव नहीं है इस बार, तीसरा वाला संभव नहीं है। क्वांटम संख्याओं का ये वाला समुच्चय सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से पूछ सकता है। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब देखना जरा, 2-4 अपन को फॉर्मूले देखने, ठीक है, और फिर फॉर्मूले के बाद में अपन बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को देखना है, थोड़ा बहुत अपन को मॉड्यूल भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो देखो भाई कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है किसी कोश के लिए, ठीक है, मैं किसी कोश की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोश, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, या n के मान के लिए, n के मान के लिए, ठीक है। तो पहला है अपने पास, किसी कोश में अधिकतम उपकोशों की संख्या, क्या है, किसी कोश में अधिकतम उपकोशों की संख्या, ये बराबर होती है भाई n के बराबर होती है। अब इसका मतलब समझना, याद करो मैंने आपको बताया था कि ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। पहले कोश में कितने उपकोश, केवल एक उपकोश होता है, कितना, कौन सा, s, दूसरे में 2, s और p, तीसरे में 3, s, p, d, चौथे में 4, पांचवें में 5। तो किसी भी कोश में उपकोशों की संख्या किसके बराबर आएगी, n के बराबर आएगी। क्लियर है बात। दूसरा फॉर्मूला, किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या, किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या, ये होती है भाई n²। क्या होती है, n²। जैसे आपको पूछ लिया कि भाई दूसरे कोश में कक्षक कितने होंगे, तो अब कक्षक का मतलब s जो है, s में एक कक्षक हो गया। कल बताया था p में कितने कक्षक होते हैं, p में 3 कक्षक होते हैं, तो टोटल कक्षक कितने हो गए, 4। तीसरे में चेक करना है, टोटल कक्षक 1 s में हो गया, 3 p में हो गए, और 5 जो है वो किस में हो गए, d में हो गए। तो टोटल कक्षक कितने हो गए, टोटल कक्षक भाई अपने पास हो गए कितने, 9, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, टोटल कक्षक जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। तो किसी भी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या n²। और एक फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, क्या, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बताओ जरा कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई 2n², है ना। कि पहले में कितने आते हैं, 2, दूसरे में कितने आते हैं, 8, तीसरे में कितने आते हैं, ऐसे ही आगे से आगे लगातार चलता जाएगा। तो किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दी जाती है, 2n² से दी जाती है। अब ये फॉर्मूले अपन ने लिख लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्टली पूछेगा
कि किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या दी जाती है तो n स्क्वायर से दी जाती है, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है 2n स्क्वायर से दी जाती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले जो है ना वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। अगला अपना है इसी में, ये तो है किसी कोश के लिए। फिर अगर बात करें किसी उपकोश के लिए, ठीक है। अब कोश में क्या होगा भाई, कोश में होगा उपकोश, ठीक है, कोश में होगा उपकोश। और उपकोश के लिए यानी यहां पर कोश को तो प्रदर्शित करता है n और उपकोश को कौन प्रदर्शित करता है l, तो l के मान के लिए, क्लियर है बात, l की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो जरा कि जैसे s के लिए l का मान कितना होता है 0, s के लिए l का मान 0, ठीक है। फिर p के लिए l का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं पूछ लूं किसी उपकोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, तो ये होती है भाई 2l+1। ध्यान से क्या है फॉर्मूला, किसी उपकोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या 2l+1 से दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखना कि यहाँ S के लिए, S में कितने उपकोश होते हैं, S में कितने कक्षक होते हैं, S में केवल 1 होता है। P में कितने होते हैं, P में जो है वो 3 होते हैं। D में कितने होते हैं भैया, D में जो है वो अपने पास 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। F में कितने होते हैं, F में जो है वो अपने पास 7 होते हैं, ठीक है। ये D हो गया और F में ऐसे ही कितने होंगे भाई, ऐसे करके टोटल जो है वो इसमें 7 होंगे, ठीक है। तो अब देखो कि भाई मेरे को उस फॉर्मूले से समझना है कि 2l+1 कैसे आया। अगर आपको बोल दूं कि भाई S में कितने कक्षक है, फॉर्मूले में L की वैल्यू रखो, तो L की वैल्यू कितनी आती है S के लिए 0, तो यहां पर जैसे ही 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका मतलब S में 1 कक्षक है। P के लिए L की वैल्यू रखो, L की वैल्यू 1 रखोगे यहां पर तो कितना आएगा 3। D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। तो D के लिए वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा 5, F के लिए 3 रखो, कितना आएगा भाई 7, ठीक है ना। तो किसी उपकोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या किससे दी जाती है भाई, अपने पास 2l+1 से दी जाती है, क्लियर है बात। फिर देखो एक और है, किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है 2l+1, इस फॉर्मूले से दी जाती है। एक चीज मैं अभी आपको बता दूं जिसको अभी अपन आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझेंगे कि एक कक्षक जो होता है, कक्षक चाहे किसी का भी हो, S का हो, P का हो, D का हो या F का हो, कक्षक चाहे किसी का भी हो, एक कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। क्वेश्चन ऐसा देगा कि भाई एक D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो D कक्षक में, कक्षक अगर लिखा हुआ आ जाए तो कक्षक किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2l+1 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो हो सकता है कि कई बार आपको जो है डायरेक्टली पूछ ले किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, ऑप्शन में आपको ये ना मिले, इसकी जगह जो है वो ये मिल जाएगा 4l+2, ये भी मिल सकता है। तो दोनों एक ही चीज है, 2 को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या इस फॉर्मूले से निकाल लो। ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको ज्यादातर पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है ना। फिर देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, एक दो फॉर्मूले और देखने अपन को, ये आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हाँ तो देखो कुछ फॉर्मूले और देखते हैं उसी से रिलेटेड। एक मैंने आपको बताया था कोणीय संवेग, ठीक है। तो कोणीय संवेग जो होता है इसको अपन J से प्रदर्शित करते हैं। तो J इक्वल टू क्या बताया था भाई, mvr = NH/2π, ये मैंने आपको बताया था कोणीय संवेग, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान में रखना, क्योंकि h/2π जो है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को अपन ऐसे इस सिंबल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी H लिखना है और H के ऊपर ऐसे डंडी लगा देनी, इसको बोलते हैं H हेम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, H हेम, ठीक है ना, H हेम। तो H हेम = H/2π होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो J = क्या आ जाएगा, NH हेम, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग को अपन ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं पर ये लिखा हुआ आ जाए NH हेम, तो ये भी क्या है, कोणीय संवेग। ये एक अपने पास होता है कक्षकीय कोणीय संवेग, कक्षकीय कोणीय संवेग,
कोणीय संवेग। इसको अपन प्रदर्शित करते हैं भाई JL से। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो JL इज इक्वल टू अपने पास होता है अंडर द रूट L प्लस 1 h/2π। ये कक्षकीय कोणीय संवेग निकालने का तरीका होता है अपने पास। ठीक है ना। JL इज इक्वल टू L प्लस 1 h/2π, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर द रूट L प्लस 1 h हेम। ठीक है ना। h/2π की जगह क्या लिख सकते हैं? h हेम। जैसे आपको ये दे दिया कि भैया अपन को क्या करना है कि 2s कक्षक का कक्षकीय कोणीय संवेग निकालना है। कक्षकीय कोणीय संवेग, ठीक है, किस कक्षक का निकालना है? 2s कक्षक का निकालना है। तो s के लिए l का मान कितना होगा? 0। तो यहाँ पर 0 रख दो। 0 रखते ही ये वाली पूरी टर्म क्या होगी? 0, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? 0। तो यानी इसका JL कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपको बोल दिया कि भाई 3p कक्षक के लिए जो है वो कक्षकीय कोणीय संवेग निकालो। तो अब p के लिए l का मान कितना होता है? 1। यहाँ पर 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? √2। तो ये हो गया √2 h/2π। कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा? h/√2π। ये अपने पास आ गया किसका? 3p कक्षक का कक्षकीय कोणीय संवेग। तो जब भी कक्षकीय कोणीय संवेग की बात करें, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है ना, कक्षकीय कोणीय संवेग की बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। एक अपने पास होता है भाई चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग, ठीक है। इसको जो है वो अपन JS से प्रदर्शित करेंगे, और JS इज इक्वल टू होता है JS इज इक्वल टू अंडर द रूट S प्लस 1 h/2π। ठीक है ना। या फिर h/2π की जगह वही h हेम भी लिख कर दे सकता है। S जो है S यहाँ पर होता है कुल चक्रण, और ये S कुल चक्रण कैसे निकालते हैं ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद ही अपन को पता चलेगा कि S या कुल चक्रण जो है वो अपन कैसे निकालें। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, वो अपन को क्या करना है? ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं भाई नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब भाई पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि भाई अगर अपने पास कोई परमाणु है, कोई तत्व है, ठीक है, तो उस तत्व में आपको पूछ लिया इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी तत्व में अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो जितने प्रोटॉन है वो जितने नंबर पे आ रहा है, उदासीन है तो जितने नंबर पे आ रहा है उतने उसमें क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ अपन चल रहे हैं। बोर मॉडल में अपन ने केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करी थी। अब अपन आधुनिक परमाणु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, आधुनिक तरंग यांत्रिक सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो वहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु में आ जाए तो वहां इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में अपन को बताता है कौन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी किसी भी परमाणु की जो कोश, किसी भी परमाणु में जो कोश होते हैं, कोश में उपकोश, उपकोश में कक्षक, ठीक है ना, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? क्या किसी परमाणु के कोश, उपकोश एवं कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे छोटी क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि भाई किसी भी परमाणु का जो पहला कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में कितने भरते हैं? 8, दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है। तो छोटी क्लासों में अपन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनाते थे। ठीक है ना। 10th में आपने जरूर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया होगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो केवल अपन को यह पता चलता है कि कौन से कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा सा इसके आगे, क्योंकि कोश के बाद में उपकोश, उपकोश के बाद में कक्षक, तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे उससे अपन को यह भी पता चलेगा कि कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहे हैं। डेफिनेशन अपन ने देख ली। अब परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो लिखा जाता है भाई आपबाउ सिद्धांत के आधार पर। आपबाउ सिद्धांत, ठीक है, किसके आधार पर लिखा जाता है? आपबाउ सिद्धांत के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है ना। अब ये आपबाउ सिद्धांत क्या होता है? आपबाउ जो वर्ड है, ठीक है, ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है,
अबाउ वर्ड जो है इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब जो होता है ये क्लियरली याद नहीं है मुझे, एग्जैक्टली पता नहीं कि लैटिन वर्ड है या जर्मन वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मीनिंग होता है निर्माण करना, बनाना, ठीक है ना, फॉर्मेशन, निर्माण करना। तो अबाउ जो है वो ये ध्यान में रखना, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है निर्माण करना। तो अबाउ सिद्धांत जो है इसमें अपन बोलते हैं कि भाई एक चीज मैंने बता दी कि ऊर्जा और स्थायित्व का रिलेशन कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का होता है। ऊर्जा ज्यादा होती है तो स्थायित्व क्या होता है, वहां पर कम होता है। तो हमेशा कोई भी काम जो होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाएंगे, जहां पर स्थायित्व ज्यादा होगा। तो अबाउ सिद्धांत में अपन बेसिकली बोलते हैं जो N+L रूल अपन ने पढ़ा था, N+L रूल, ये जो अपन ने देखा था N+L रूल, ठीक है ना, कि किसके बारे में बताता है, N+L। N+L का मान ज्यादा होता है तो इसके संगत उस कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो यही रूल के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉन भरने। अबाउ सिद्धांत में मुख्यतः N+L रूल को शामिल किया जाता है कि N+L का मान ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, N+L का मान समान आ जाए, का मान समान हो तो कैसे चेक करते हैं, n का मान ज्यादा होगा तो ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कंसेप्ट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखना जरा कि N+L ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा होगी, अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो अबाउ सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरेंगे या इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरा जाएगा जहां N+L का मान क्या होगा, कम होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्थायित्व अपन को मेंटेन करना है, स्थायित्व चेक करते हुए चलना है। तो अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो N+L का मान जहां ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, N+L का मान जहां कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। यही अपने पास क्या है, अबाउ सिद्धांत है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में जाएगा या इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरा जाएगा जहां N+L का मान कम होगा। क्लियर है बात, क्या इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरा जाएगा जहां N+L का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये तो है अपने पास पहला सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अपन रूल पढ़ रहे हैं। तो पहला हो गया अबाउ सिद्धांत, ठीक है ना। तो अबाउ सिद्धांत में अपन ने कहा N+L रूल बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जहां पर N+L का मान ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब एक चीज देखना कि भाई अपन जो है वो ऐसे कैसे याद रख ले कि कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ पर एनर्जी कम है, N+L, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, एक पैटर्न बना रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, और इसी को दिमाग में रखते हुए अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे। भाई पहला जो कोश होता है उसमें केवल एक उपकोश होता है, कौन सा, S। तो ये है 1s। 1s का मतलब पहले का S उपकोश, ठीक है ना। दूसरे में दो होते हैं, कौन कौन सा, S और P, तो इसको बोलेंगे 2s 2p। तीसरे में 3s 3p और ये 3d। चौथे में 4 4s 4p 4d और ये 4f। पांचवे में 5 होते हैं, 5s 5p 5d 5f और 5g, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती इसलिए बनाते नहीं है। छठवें में 6 होंगे, 6s 6p 6d, ठीक है ना। आगे से आगे चलते जाएंगे, जरूरत नहीं है इसलिए बनाते नहीं है। सातवें में 7 7s 7p, ठीक है ना, 7d 7f, लगातार ये जो है आगे से आगे क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे। अपन को फिलहाल जो है 118 तत्वों में इनसे काम चल जाता है। अपन को सारे का सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना है ना, अपन 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखेंगे। इसके आगे के जो भी तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे या फिर इस रूल के बेसिस पर, जो अपन नियम पढ़ रहे हैं इस नियम के बेसिस पर आप जो है उनका अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कि ये अपने पास इतने कक्षक है और इतने कक्षकों में अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको क्या करना है, N+L चेक करना है। N+L जहां ज्यादा होगा वहां पर ऊर्जा ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा भाई साहब 1 में, 1s में, ठीक है ना, क्योंकि 1s में N+L कितना, 1 सबसे कम है। फिर वापस आ जाओ, फिर आएगा 2s में, फिर वापस आ जाओ 2p के बाद में 3s, वापस आ जाओ 3p 4s, 3d 4p फिर 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p
ये लगातार आपको जो है वो इनको ऐसे कुछ इस पैटर्न में क्रॉस करने हैं। तो जैसे जैसे ये क्रॉस हो रहे हैं वैसे वैसे जो है वो अपने आप ये एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ऊर्जा की बात करूँ तो ध्यान से देखना जरा, सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, 1s के बाद में होगी भाई 2s, फिर हो जाएगी 2p, फिर हो जाएगी 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ठीक है। 5s के बाद में कौन सा हो गया 4d, 5p, 6s, लगातार आगे से आगे क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, फिर 5s, ये आगे से आगे लगातार चलता जाएगा। तो अगर ये सीक्वेंस आपको पता है, ठीक है ना, तो अपन जो है वो आसानी से इस पैटर्न को याद कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो आपको ध्यान में रखना है n+l, कि n+l ज़्यादा होगा वहाँ ऊर्जा कम होगी, सॉरी n+l ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में भरना है। दूसरा जो रूल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है भाई पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम को भी आपको दिमाग में रखते हुए इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है ना। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे क्या है पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है ना। तो पाउली जो है वो ये कहता है, हाँ पाउली जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, इंग्लिश में याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली ये कहता है कि भाई साहब किसी परमाणु में, ठीक है ना, इसको लिख देता हूँ, क्या, किसी परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, या किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। ठीक है, ये पाउली का अपवर्जन नियम है, क्या, कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, ठीक है। और यह है NLM, ठीक है, अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है, NLM। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए N का मान समान हो सकता है, L का मान समान हो सकता है और M का मान समान हो सकता है, किंतु कभी भी S का मान समान नहीं होगा, किंतु S का मान अलग होगा, ठीक है। यानी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर N, L और M का मान समान है तो वहां पर S का मान जो है वो समान नहीं होगा। यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए S का मान प्लस हाफ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, और दोनों के लिए माइनस हाफ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक के लिए प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए क्या होगा, माइनस हाफ होगा, ठीक है। इसी को अगर आसान भाषा में समझे, है ना, इसी को अगर अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझे, मेन तो स्टेटमेंट ये है, और अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो ये रूल होता है कि भाई किसी भी कक्षक में, किसी एक कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ध्यान से समझना, उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जितने चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं। मैं एक कक्षक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यह कक्षक S का हो सकता है, ये कक्षक P का हो सकता है। मैं एक कक्षक की बात कर रहा हूं, ये तो हो गया पूरा उपकोष, ठीक है ना, 3 कक्षक वाला। D का कोई कक्षक हो सकता है, D में कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। और ऐसे ही F, तो F में कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। तो मैं किसी एक कक्षक की पर्टिकुलर, कोई भी इनमें से एक कक्षक, इनमें से कोई भी एक कक्षक, ठीक है, एक कक्षक की बात कर रहा हूं। तो एक कक्षक की बात करें तो ये बोलता है किसी एक कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जितने चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है, एक तो प्लस हाफ, एक माइनस हाफ।
क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या के दो ही मान संभव है, इसलिए चक्रण क्वांटम संख्या के मान के बराबर ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, चाहे कक्षक किसी का भी हो। ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कक्षक किसी का भी आ जाए, चाहे एस का, पी का, डी का, एफ का, कक्षक किसी का भी आ जाए, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। क्यों? क्योंकि ये पाउली कहता है कि किसी भी कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जितने चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं। इसलिए जो है वो एक कक्षक में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो। तो अगर, और दोनों का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ तो दूसरे के लिए माइनस हाफ, यानी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे, ठीक है, और दोनों का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट। तो ऐसे एस उपकोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? देखो, एक तो दो तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में, दो दो चार, दो छः, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ कितने? 10। यहाँ पर कितने? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, आपको ये बोल दे कि भाई एक डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कक्षक कोई भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक एफ कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कक्षक किसी का भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं बोल दूं एक डी उपकोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भैया उपकोश में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, टोटल 5 कक्षक है, तो उपकोश में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक एफ उपकोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 7 कक्षक है, सब में 2-2 भरूंगा तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी उपकोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 कक्षक है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, टोटल कितने? 6 आएंगे। एक एस उपकोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? टोटल कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि एस में एक ही कक्षक होता है। क्लियर है बात? तो ऐसे जो है वो पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, यानी अपन एक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो तीसरा रूल आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, ठीक है, वो है भाई हुंड का अधिकतम चक्रण बहुलता का नियम, हुंड का नियम, ठीक है ना, या इसको जो है वो डायरेक्टली अपन हुंड का नियम भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं। तीसरा जो रूल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या है भाई? हुंड का नियम। ठीक है, तो हुंड देखो क्या कहता है, हुंड भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हुंड ये कहता है कि भाई अपन को क्या करना है कि जैसे P में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अपन को P कोई अपने पास उपकोश है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हुंड कहता है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन भरो। ठीक है, जैसे मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को, 1 2 3। P में टोटल कितने, कुल कितने आ सकता है? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं P उपकोश में, लेकिन मान लो कहीं पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखना कैसे कैसे भर सकता हूँ। हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है मैं ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन भर दूँ, ये भी पॉसिबल है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है मैं ऐसे भर दूँ, ये भी पॉसिबल है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है मैं ऐसे भर दूँ। ठीक है, ये पॉसिबल होगा क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन आप जो है वो ऐसे भर दो। ठीक है, ये वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाउली कहता है कि अधिकतम उतने इलेक्ट्रॉन भरने हैं जितने चक्रण क्वांटम संख्या के मान है, और चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो उनका चक्रण क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा आ गया? समान आ गया। यानी इस कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान आपने समान कर दिया, जो कि पाउली के अनुसार गलत है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसे 4 डायग्राम बना के देगा, आपको बोलेगा निम्न में से किसमें पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन हो रहा है। अगर मैं कहीं पर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, मान लो मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो यहाँ पर भी पाउली के अपवर्जन नियम का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो ये वाला तो संभव नहीं है। अब इन तीनों की बात करते हैं। इन तीनों में से किसी में भी पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कैसे कि पाउली कहता है एक कक्षक में अधिकतम कितने भरने हैं? 2 ही भरने हैं, तो इसमें 2 भरे, इसमें भी 2 ही भरे, टोटल 4 भरने हैं मान लो मेरे को, इसमें 2 भर दिए, इसमें एक, अधिकतम 2 भरने हैं, है ना, 1 आप भर सकते हो, इसमें 2 भर दिए, 1 इसमें, 1 इसमें। ठीक है, तो अब हुंड का यहाँ पर रूल आता है। हुंड ये कहता है कि जब भी आप क्या करो, किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरो, तो उपकोश में आपको इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरने हैं कि आपको अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, ध्यान से, क्या है पॉइंट? हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं कि अधिकतम संख्या में समान चक्रण युक्त, अधिकतम संख्या में समान चक्रण युक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो
अधिकतम संख्या में पहले आपको क्या करना है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो समान स्पिन का इलेक्ट्रॉन भरना है, समान चक्रण का भरना है, इसको अपोजिट करके नहीं लिखना है, ठीक है ना, कि आप जो है वो कहोगे कि सर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसमें जो है मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दूं ना, ऐसा नहीं करना है। अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, अयुग्मित का मतलब क्या है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन युग्म में है, एक जोड़ा बना हुआ है, आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले और सबका चक्रण कैसा हो, समान चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलने चाहिए। तो ये वाला आपको नहीं करना है, आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके बाद में आप युग्म बनाना चालू करो। चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा ना वो आपको यहां पर भरना है, और चौथा इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, अपोजिट। पांचवा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर भरोगे अपोजिट स्पिन का, छठा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर भरना है अपोजिट स्पिन का। क्लियर है बात? तो इनमें से कौन सा सही है भाई, ये वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने सब में एक एक भरने से पहले ही क्या करवा दिया भाई, पेयरिंग करवा दी, तो गलत है। आपको क्वेश्चन दे सकता है निम्न में से कौन सा जो है वो हुंड के नियम अनुसार सही नहीं है। ये वाला हुंड के नियम अनुसार सही नहीं है, क्योंकि सही क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो सही ये होना चाहिए था कि पहले सब में समान स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी है, ठीक है, ये वाला सही है। फिर इसके बाद में जो है ये वाला सही है या नहीं है ना, ये वाला सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन पहला इसमें भरा, दूसरा इसमें भरा, तीसरा इसने इसमें भरा, लेकिन ये अपोजिट स्पिन का भर दिया, तो ये वाला गलत है। ये वाला सही है कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरे, चौथे में क्या करवा दी, पेयरिंग करवा दी, ये वाला सही है। समझ गए बात को? इसको जो है वो दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि भाई समभ्रंश, ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना, कि समभ्रंश कक्षकों का वो विन्यास ज्यादा स्थायी होगा जिसके लिए चक्रण बहुलता का मान अधिकतम होगा। तो ये इसकी जो लैंग्वेज मैंने अभी जो डेफिनेशन बोली है ये थोड़ी सी क्या है, टफ है, ठीक है ना, तो इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो आपको सिंपल आसान भाषा में याद रखना है, क्या करना है, हुंड के नियम अनुसार जितने भी समभ्रंश, अच्छा समभ्रंश जो वर्ड आया है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। समभ्रंश कक्षकों का मतलब होता है जिनकी ऊर्जा बराबर है। जैसे P में 3 समभ्रंश कक्षक है, 1 2 3, इन तीनों की ऊर्जा जो है वो क्या है, बराबर है। तीनों को एक ही लेवल में बनाया गया है, इसका मतलब तीनों की ऊर्जा क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो समभ्रंश कक्षकों में जब भी अपन इलेक्ट्रॉन भरे तो हुंड कहता है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और सबका स्पिन कैसा होना चाहिए, स्पिन जो है वो सबका सेम होना चाहिए, सबका चक्रण जो है वो एक ही होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है उसके बाद में आप क्या करवाओ, अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करवाना स्टार्ट करो। जैसे अगर आपको बोल दूं कि भैया डी में जो है वो आपको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, या अपने पास कोई डी उपकोष है, डी उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो हुंड का नियम लगाते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये लो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आप चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हो, आप चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, सबका चक्रण समान। फिर इसके बाद में पेयरिंग करवाना स्टार्ट करो अपोजिट स्पिन के साथ, 1 2 3, ये लो 5 और 3 8, ऐसे भरेंगे। इसमें पेयरिंग करवाएं अपोजिट स्पिन के साथ, है ना, अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करवानी, तो ये लो तो 5 और 3 8, ठीक है ना। ये भी सही है और ये भी सही है। समझ गए बात को? तो ये हुंड का नियम होता है। बस ये 3 रूल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ध्यान में रखने हैं। अब अपन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। मैं आपको जो है वो 1 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, लेकिन उनमें से जो है वो आपको क्या करना, खुद को लिखने हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं कितने भी बता दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है वो ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको क्या करनी है, एक बार खुद को वीडियो को पॉज करें और दोबारा उसको देखें अगर नहीं समझ में आई तो, ठीक है। तो ये अपने पास ऊर्जा का क्रम था। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले किसमें, 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 1। यानी अगर इसका डायग्रामेटिक देखूं तो ये 1s कक्षक हो गया और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा हीलियम, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2। तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, 1s2। s में अधिकतम, s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसलिए जो है वो s पूरा हो चुका है। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए, भर दिए, ठीक है। अब 1s जो है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो अब 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, 2s में। तो तीसरा है लिथियम। तो लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए 1s में, 1s2।
और फिर एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 2s में। ठीक है, अगर डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये 1s और फिर ये 2s में कितने, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चौथा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 1s2 और फिर 2s में भी 2, टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन मेरे को भरने थे, तो इसको डायग्राम बनाऊंगा तो ये 1s और ये 2s में भी कितने आ गए, 2। अब वापस से s में अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, तो s, ये 1s पूरा हो गया, ये 2s पूरा हो गया, तो 1s पूरा हो गया, 2s पूरा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, यानी 5 नंबर पे बोरोन। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं, 1s2 2s2, s पूरा हो गया, s पूरा हो गया, फिर जाएगा 2p, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, ये 2s2 और ये p में 3 टोटल कक्षक होते हैं, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, बाकी जो है वो सारे क्या पड़े हैं, खाली पड़े हैं। अब p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में अधिकतम आप 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है ना, तो 5 के बाद में 6। कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, 1s2 2s2 और p में 2p2। ऐसे यहाँ पर अधिकतम जो है वो कहाँ तक आ सकता है, 6 तक आ सकता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, 1s2 ये हो गया, 2s2 और p में, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक इसमें भर दिया, अब दूसरा इसमें नहीं भरेंगे, पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरना है, तो एक इसमें भर दिया, ये हो गया 2p, ये हो गया 2s, ये हो गया 1s। ठीक है, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, तो 1s2 2s2 और 2p3, है ना। अगर डायग्राम बनाओगे तो ये 1s, ये 2s और ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ती है। ठीक है, अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब क्या करवाएंगे, अपोजिट इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करवाना स्टार्ट करेंगे। तो 8 नंबर पे है ऑक्सीजन, क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो देखना जरा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, 1s2 ये 2s2 और 2p 1 2 3 और ये 4 2p4, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद में अगर बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में मेरे को भरने हैं। तो देखना 1s2 2s2 और 2p5। ठीक, तो इसको ऐसे बनाऊंगा, 1s2 और ये 2s2 और ये 2p5, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं, तो 10 नंबर पे क्या आएगा, नियोन, 1s2 2s2 2p6, तो ये 1 2 3 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2p6 2s और ये हो गया 1s। ठीक है, अब देखना कि भाई 2p में मैक्सिमम कितने भर सकते थे, 6, तो अब p जो है वो क्या हो गया पूरा, p के बाद में किस में जाएगा, 3s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। वापस से s में कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। s में 2 भर दो तो किस में आ जाएगा, 3p में आ जाएगा। 3p के बाद में 4s के बाद में 3d, लगातार ये जो है वो क्या होता जाएगा, आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखना 2 अपने पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं उनकी बात कर लेता हूं। एक तो है क्रोमियम, एक है भैया कॉपर। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 24 नंबर पे जो है वो क्रोमियम आता है। ठीक है, यानी 24 इलेक्ट्रॉन मेरे को क्या करने हैं, फिल करने हैं। आपको बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखने हैं, कोई डाउट आए तो आप व्हाट्सएप करना है। तो सबसे पहले 1s2 2s2 और 2p में कितने, 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 10, 24 भरने हैं। फिर आएगा 3s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2, फिर 3p में वापस से कितने, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3p6। फिर आएगा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 p में 6 d में 10 f में 14, तो वापस से 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे कितने, 4, तो 4s के बाद में 3d, तो 3d4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाएं तो 1s2 2s2, ये p में कितने हो गए भाई, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, फिर जो है वो 3s आया, 3s2, ये 3p में वापस से 6, और फिर ये आया 4s और 3d में 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका अपन को क्या होना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। कायदा तो रूल तो यही कहता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 4s1 3d5 होता है।
ठीक है, कितने नंबर का? क्रोमियम का। यानी इसके 4s में, तो ये 4s ये 3d, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान से देखना भाई, होता क्या है कि फुल फिल्ड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण भरित तथा या पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित कक्षक। ये देखना कि D जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, D में कितने आते हैं? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अर्धपूरित, आधा भरा हुआ है। तो ये देखा गया है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व जो है वो बाकी कक्षकों से ज्यादा होता है। यानी एक तो अपने पास 3d4 है, एक अपने पास 3d5 है, यानी एक तो मैं D में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखता हूं? 4 इलेक्ट्रॉन रखता हूं, ठीक है, और एक में D में 5 इलेक्ट्रॉन रखता हूं, ठीक है। तो ये देखा गया कि D5 का स्थायित्व जो है वो D4 से क्या आता है? ज्यादा आता है। और इसका रीजन ये है कि भाई अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो होते हैं इनमें सममिति होती है, ठीक है ना। तो सममिति के कारण इनका स्थायित्व बाकी कक्षकों से, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या आता है? ज्यादा आता है। तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4s का 1 इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है भाई? 3d में चला जाता है, ठीक है। एक तो सममिति होती है, एक विनिमय ऊर्जा होती है। इनके स्थायित्व का कारण जो है वो दो, एक तो सममिति, एक क्या होती है? विनिमय ऊर्जा। इन दोनों के बारे में डिटेल में अपन पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए ध्यान में रखना कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खास आपको ध्यान में रखना है। अर्धपूरित पूर्णपूरित वाला कंसेप्ट है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व जो है वो बाकी कक्षकों से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है। ऐसे ही एक 29 पे होता है भाई कॉपर। अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d9, ठीक है। ये आना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 10 20 और ये 9, ठीक है, 29 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये आना चाहिए। लेकिन D जो है अभी D9 है, तो इसको जो है वो D10 बनाने के लिए, जैसे D10 बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णपूरित हो जाएगा। तो पूर्णपूरित का स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए जो है वो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ये मिलता है 4s1 3d10। और इसके बाद में 30 के बाद में जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है कि जहां पर जो है वो अर्धपूरित पूर्णपूरित बन सकते हैं कक्षक, वहां हमेशा जो है वो अपन को यही काम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा 1 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको मैंने जो रूल बताए हैं, ये वाला N+L रूल, पाउली हुंड, ये रूल लगाओ। अगर सही से अप्लाई किया है तो रूल वाइज ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। केवल 2 चीजों में आपको ध्यान में रखना है, एक तो 24, एक 29। इन दोनों में जो है वो क्या है भाई? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। रीजन क्या है? अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके बाद में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो उसकी बात जो है वो अपन किस में करेंगे? पीरियोडिक टेबल में करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं क्लोरीन, ठीक है ना। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे को लिखना है, तो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है भाई? क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना आया भाई? 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। p के बाद में 3s2 फिर 3p5, ये लो 10 और 7 17, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही तो आता है। तो जो अक्रिय गैस है उसका नाम लिख दो नियोन, और नियोन के बाद में लिख दो 3s2 3p5। इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना हो तो जो नियरेस्ट अक्रिय विन्यास, जो जस्ट पहले वाली गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है ना, उसका नाम लिखो और आगे जो है वो बाकी का बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन एक करते हैं ना। क्वेश्चन अपना ये है, क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा? का मान होगा। देखो, क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान होगा। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया N, L, M और ये S। पहला ऑप्शन आपको दे दिया भाई 3 0 0
माइनस हाफ। दूसरा ऑप्शन दे दिया 3 1 माइनस 2 प्लस हाफ। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 3 1 माइनस 1 माइनस हाफ। चौथा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 3 1 0 और ये 0। ठीक है, अब क्या पूछा है भाई आपको, क्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और उसके लिए जो है वो चारों क्वांटम संख्याओं का मान पूछा है। तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करना पड़ेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सा है। आप इसका जो है डायग्राम बनाओ। तो देखो ज़रा, सबसे पहले 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 के बाद में 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6 1 2 3 4 5 6, ये 2p6 6 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा आया 3s2 तो 3s2 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा आया 3p5 1 2 3 4 5, ये 3p5। ये देखो ये रहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। किस में है, p में है। कौन सा p है 3p। तो 3p में n का मान कितना हो गया 3, l का मान कितना हो गया 1। तो पहले तो चेक करो n और l चेक कर लेते हैं। n 3 3 3 3, n का मान सब में 3 है, l का मान 1। इसका मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। s चेक कर लेते हैं भाई, इसमें s का मान कितना दे रखा है 0 ना, s तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। ठीक है, फिर देखो अब m का मान क्या क्या हो सकता है, l का मान जो है वो 1 है, तो m का मान -l से +l यानी -1 0 +1, इन तीनों में से m का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर m का मान -2 दे रखा है, ये संभव नहीं है। तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो गया तीसरा, 3 1 -1 माइनस हाफ, ये हो सकता है। आपको अगर यहाँ 0 लिख के दे वो भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन दे सकता है। आपको मैं पूछ लूं कि पोटेशियम के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, तो वो ही सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन करना है। मैं अगर आपको पूछ लूं कि भाई जैसे सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, ध्यान से निकालना भाई अपन को, सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान। तो पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कितना 11 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। या इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नियोन 3s1, है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो 7वां इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कौन सा है, 7वां इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। देखना ये 1s2 2s2, ये 2p6 3s1, तो 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, किस में आ रहा है 2p में आ रहा है। तो n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर क्या क्या आ सकता है भाई, m बराबर -1 0 +1, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। s बराबर क्या क्या आ सकता है, -½ या फिर +½ कुछ भी हो सकता है। ये लो चारों क्वांटम संख्याओं का मान हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। थोड़ा सा टाइम बचा है तो एक काम करते हैं, मॉड्यूल जो है वो अपन बिल्कुल डिस्कस करना चाहेंगे। ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है, कोई डाउट आए तो वो आप लगातार व्हाट्सएप पर डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करें, थोड़ा सा टाइमिंग को और सुधारें आप, और नोट्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए, क्योंकि अभी आप नोट्स बनाओगे, खुद समझ के नोट्स बनाओगे चैप्टर के, ये आगे बहुत ज़्यादा आपके काम में आएगी चीज़। ठीक है ना, तो नोट्स जो है वो आप क्या करें, अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये मॉड्यूल है, बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में अपन ने पहले डिस्कस किए थे। अब अपन को जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो केवल भाई अपने पास बचे हैं ये क्वांटम संख्याओं के, जो कल मैंने आपको टिक करवाए थे। ठीक है ना, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, देखना ज़रा। भाई क्वेश्चन नंबर जो है वो 80, क्वेश्चन नंबर 80 स्टेज फर्स्ट, है ना, स्टेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आपको बोल रहा है यदि संवेग और स्थिति में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व कर चुके हैं। आप वीडियो को जो है वो इससे लास्ट वाला वीडियो जो है वो वापस से एक बार देखें, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो आपको मैंने सेम क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे करवा रखा है, तो मेरे ख्याल से सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 82, 80 के बाद में 82, ये भी अपन ने इसी के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। 83 में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हो सकता है आपको नाम में गड़बड़ हो जाए, है ना। 83 में बोला है निम्न स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है। अब भाई नाम हो सकता है आपको पता नहीं हो, तो फॉस्फोरस एटम दे रखा है पहला, तो यानी पी में इलेक्ट्रॉन बताने कितने 15,
प्रोटॉन बताने कितने 15, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 16, ठीक है ना, क्योंकि फास्फोरस कितना होता है 15, 31 होता है फास्फोरस, ठीक है। फिर जो है दूसरा फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, तो फॉस्फाइड आयन होता है भाई P-3, ये फॉस्फाइड आयन होता है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फॉस्फोनियम आयन, फॉस्फोनियम आयन, तो फॉस्फोनियम आयन होता है भाई अपने पास PH4+, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे क्या, फॉस्फोनियम आयन। अगला है फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, तो फॉस्फेट आयन जो होता है ये होता है भाई PO4-3, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, तो वो आप अब निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84 चेक कर लेते हैं। 84 आपको दिया है, यदि स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी। अरे भाई इसमें क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू H/4π ये होता है। तो यदि स्थिति में अनिश्चितता शून्य है, ठीक है ना, ये जीरो दे दी, अब इसको इधर ले जाओ तो डेल्टा पी इज इक्वल टू H/4π है ना, डेल्टा एक्स ये हो जाएगा, नीचे जीरो कर दिया तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, अनंत, तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो 85 भी देख लेते हो, हो सकता है 85 में भी डाउट आ जाए। तो 85 देखो, आपको बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन व हीलियम परमाणु की स्थिति में अनिश्चितता समान है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू H/4π होता है। तो बोल रहा है कि दोनों में कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक हीलियम है। अब दोनों की स्थिति में डेल्टा एक्स दोनों के लिए क्या है, समान है। यदि संवेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के लिए पी दे रखा कितना 32 × 10⁵ तो हीलियम के संवेग में अनिश्चितता क्या होगी। सिंपल सा काम है भाई, आप खुद सोचो कि H/4π तो कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स दोनों के लिए समान दे दिया तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी भी दोनों के लिए क्या होगा, समान, यानी आंसर क्या आएगा 32 × 10⁵ ही आएगा। 86 का क्वेश्चन और 82 का क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कैसा है, सेम सा किया, मैंने बोर्ड पे आपको करवा दिया है, ठीक है। 87 का देख लो, क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो आपको बोल रहा है 200 वोल्ट और 50 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अनुपात। तो लैम्डा बराबर क्या बताया था भाई, H/√2m/Q/V। तो यहाँ से लैम्डा जो है वो वोल्टेज के √V के क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो λ1/λ2 इज इक्वल टू √V2/V1 आ जाएगा। V1 आपको एक तो दे रखा है कितना, एक तो दे रखा 200, तो V1 रखो 200 और V2 रख दो कितना 50, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 1/2 आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, 88 का है, कर लोगे। अभी देखना क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा 90। अभी मैंने आपको बोर्ड पे करवाया कि क्लोरीन के परमाणु, क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही है, जो अपन ने क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, क्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके लिए कौन सा समुच्चय सही है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। 91 क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्योंकि 91 फॉर्मेट पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपको सॉल्व करवाया था। आपको दे रखा है कि n बराबर 4 और l बराबर 3 वाले कक्षकों की कुल संख्या कितनी हो, कक्षक पूछे हैं। तो भाई n बराबर 4 l बराबर 3, ठीक है ना, कक्षक दे रखे हैं। तो यानी कौन सा हो गया ये अपने पास, l बराबर 3 का मतलब f, यानी 4f दे रखा है, ठीक है। और f में कक्षक कितने होते हैं, f में कक्षक होते हैं कितने 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई अपने पास 91। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 92 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 90 के जैसा ही है, ठीक है ना, आप पढ़ोगे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 95 बोल रहा है एक कक्षक की आकृति किससे निर्धारित होती है, तो भाई कक्षक की आकृति या कक्षक का अभिविन्यास किससे निर्धारित होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से निर्धारित होती है। 96 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 आपको ये बोल रहा है भाई D7 विन्यास का कुल चक्रण, टोटल स्पिन कितना है। तो अब देखना जरा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पिन क्वांटम नंबर में जो JS बताया था, JS इक्वल टू √S S+1 H/2π, और S बराबर क्या बताया था, कुल चक्रण, कुल चक्रण। और कुल चक्रण S बराबर होता क्या है, 1/2 इंटू कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये कुल चक्रण निकालने का तरीका है। तो D7 विन्यास का मतलब D में 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं,
ठीक है, कैसे कैसे भरूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 7। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो भाई कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा 3, यानी कुल चक्रण कितना आएगा, 3/2। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, 101 देखो, इलेक्ट्रॉन की चक्रण की धारणा किसने प्रस्तुत की, तो इसने गोल्ड स्मिथ वाला जो दे रखा है ना, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, शायद मैं पहली क्लास में गोल्ड स्टीन बोल गया हूँ, ठीक है ना, तो गोल्ड स्टीन नहीं है, गोल्ड स्मिथ है। ठीक है, याद रखना, शायद पहली क्लास में गोल्ड स्टीन बोल गया हूँ, गोल्ड स्टीन नहीं है, गोल्ड स्मिथ है। ठीक है, तो इसने दी थी। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप शायद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 110 से लेके आगे तक के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पर आधारित है। जो आज अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है उसी पर आधारित है। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इनमें कोई डाउट आ जाए तो आप जो है व्हाट्सएप पे बने रहें, व्हाट्सएप से संपर्क करें। ठीक है ना, स्टेज सेकंड में भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखे हैं स्टेज सेकंड में भी। ठीक है ना, जो स्टेज फर्स्ट में जो आज अपन ने अभी सॉल्व करे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपको बोल रहा है कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंगर तरंग समीकरण से संबंधित नहीं है। तो चुंबकीय क्वांटम जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण से संबंधित नहीं होती है। बाकी 3 जो है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ही आती है ना। क्वेश्चन नंबर 79 का आपको बोल रहा है, स्टेज सेकंड की बात कर रहा हूँ, कि भाई पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जहां n का मान सबसे ज्यादा होता है। इसको जरूर देखना चाहेंगे अपन, जहां n का मान क्या हो, सबसे ज्यादा हो। पोटेशियम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई पोटेशियम में, 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, और ये क्या हो गया 3d1। ठीक है, तो टोटल देखते हैं, ये 10 20, ये तो 21 बढ़ दिए, तो 4s1। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, n का मान सबसे ज्यादा होगा। यहाँ n का मान कितना है, 4 है, यानी 4s का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है। चारों क्वांटम संख्याएं n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर या तो +12 या फिर -12। क्लियर है बात। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर स्टेज सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, और भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं वो दोबारा मैं नहीं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर आप देखो 118 कि एक डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षकीय कोणीय संवेग, ये तो निकाल ही सकते हो, कक्षकीय कोणीय संवेग JL क्या होता है भाई, √L L+1 और ये H/2π होता है। डी के लिए L का मान कितना होता है, 2, तो यहाँ 2 रख दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 दूआ 6, तो √6 H/2π ये आ जाएगा भाई अपने पास। ठीक है ना, तो आप ये आसानी से सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है स्टेज सेकंड का। ठीक है ना, तो फॉर्मूला जो बताया था उसी पर बेस्ट है। और ठीक है, बाकी क्वेश्चन में जो अपन कर चुके हैं, ठीक है ना, इनमें आपको जो है कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर स्टेज फोर्थ की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 36, ये गैडोलीनियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है 64। ठीक है ना, गैडोलीनियम में 64 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप चाहो तो उस पैटर्न के आधार पर भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, लेकिन वही अर्धपूरित पूर्णपूरित वाला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके आगे के जो है ना 30 के बाद में जो भी है वो आप उसमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। तो 36 का एक बार आपको नहीं करना है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वो आप वहाँ पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो भाई ये अपना मॉड्यूल हो गया। ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन है, मॉड्यूल आप लगातार सॉल्व करें। कोई डाउट आ जाए, ठीक है, वो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पे बने रहें, CLC के साथ जुड़े रहें। ठीक है ना, इसी में फ़ायदा है, इसी में भलाई है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड पता नहीं कब तक चलेगा। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते अपन, तो लगातार जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहें। जो अगला अपना टॉपिक रहेगा वो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लेंगे। एक सिंपल सा टॉपिक है नामकरण का, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, और तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। ठीक है, कोरोना से बच के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो फ्रॉम हियर वी विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।